दीपक बैज की काबिलियत को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कौन बोल रहा है? दबी जुबान पे आप ही के लोग कहते हैं। अभी तक तो हम सुने नहीं है। देखिए हम लोग कुछ भी कहना अभी हमारे लिए ठीक नहीं है। तो कौन लोग थे? 200-300 लोग नागपुर से आए थे। नमस्कार, आपका स्वागत है। हमारे साथ है दीपक बैज, जो कि इस वक्त छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो है बागडोर संभाले हुए हैं। पहला जो मूल सवाल है ये कि आज की बैठकों में काफ़ी चीज़ें निकल के आ रही हैं। जाहिर सी बात है कि आप पब्लिक डोमेन पे या मीडिया पे ये नहीं बताना चाहेंगे कि क्या हार की असल वजह है, लेकिन मोटा मोटा तो ये बताना चाहेंगे कि क्या चीज़ आपने ढूंढ निकाला है। अब हम लोग बाहर तो चर्चा नहीं कर रहे, चर्चा तो अंदर हो रही। अब अंदर में क्या चर्चा हो रही है तो हमको भी नहीं पता पाए। तो लेकिन जो एक्चुअली जो हम आने वाला समय में कांग्रेस में क्या बेहतर कर सकते हैं, दीपक बैज की कैपेसिटी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या बेहतर कर सकते हैं और कांग्रेस को मजबूती करने के लिए इस सभी प्रकार के सुझाव आ रहे हैं। उन सुझावों के आधार पर आने वाले समय में जो भी हाईकमान से निर्देश है निश्चित रूप से सभी लोग ये कह रहे हैं कि एक बदलाव की जो है ज़रूरत है इस वक्त कांग्रेस के भीतर, क्योंकि खासकर जो हिंदी राज्य हैं वहाँ कांग्रेस का प्रदर्शन जरा ठीक नहीं रहा। यूपी को एब्सेंस छोड़ दिया जाए तो क्या लग रहा है कि अभी भी दीपक बैज की काबिलियत को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कौन बोल रहा है? दबी जुबान पे आप ही के लोग कहते हैं। अभी तक तो हम सुने नहीं है। आप सुने होंगे तो अलग मैटर है। जी, एक और बात हमसे जानना चाहते हैं कि ये सब जब चीज़ें चल रही हैं और जो वीरप्पा जी भी आए हुए हैं, कुछ जेन्युइन कार्यकर्ता हैं, सच्चे मन से जो है वो बताते हैं कि क्या उनको चीज़ों की दरकार है और किस तरह से वो हैम्पर हुए हैं या सफरिंग पार्ट में रहे हैं। आपको क्या चीज़ें हैं जो पता लगी हैं? देखिए हम लोग कुछ भी कहना अभी हमारे लिए ठीक नहीं है। जो भी बातें हैं कि एकदम फ्री होके खुल के हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता अपनी बात रख सके, ताकि पार्टी में हम लोग आने वाला समय में किस तरह से और हम लोग बेहतर कर सकें, ये हमारे लिए ज़रूरी है। तो वो रिपोर्ट जब आएगा, सुझाव आएंगे तो निश्चित रूप से अनुसार हम लोग, अगर कुछ कमियाँ रहेगी तो निश्चित उस अनुसार हम लोग काम करेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठते रहे हैं, कह रहे हैं कि अपराधगढ़ हो गया छत्तीसगढ़, और बड़े मजेदार बात है कि गृह मंत्री ये तर्क देते हैं कि अब नंबर ऑफ एफआईआर ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए आपको आंकड़े ज़्यादा दिख रहे हैं। कांग्रेस में ये होता था कि लोगों को एफआईआर करने तक के लिए भटकना पड़ता था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनके गृह मंत्री अगर सिर्फ आंकड़े को अगर देख रहे हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि छत्तीसगढ़ में फिलहाल अपराध को रोकना ये सरकार के लिए सबसे बड़ा चुनौती है और सरकार कहीं न कहीं इसमें बुरी तरह से विफल हो चुकी है। सरकार बुरी तरह से फेल हो चुकी है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, लगातार अपराधी हथियार लेके खुलेआम दिन में घूम रहे। तो गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री कहाँ क्या कर रहे हैं? सरकार है कहाँ? क्या ये लोकतंत्र या जंगल राज? सबसे पहले तो हम इस सरकार से पूछते हैं। इसलिए सबसे बड़ा चुनौती है प्रदेश में कि शांति कायम करना, और ये सरकार की बस की बात नहीं है। गृह मंत्री के अपने टेरिटरी में, जैसा कि आपने कहा कि काफ़ी चीज़ें ज़्यादा न्यूसेंस हो रहे हैं। देख, गृह मंत्री जी को मीडिया माने उनको स्टैंड में रहना उनको ज़्यादा पसंद है। अगर शायद थोड़ा सा अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता, उन पर जिम्मेदारी होती, तो मैं समझता हूँ उस पर होमवर्क करते। उनको तो होमवर्क करने की आवश्यकता है, ना कि मीडिया में बने रहने की आवश्यकता है। सत्तामी समाज के लिए क्या कहेंगे जब उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर तोड़ा हुआ है, इस तरह की चीज़ें की हैं, अब लगातार गिरफ्तारी चल रही है, कुछ लोगों ने कहा कि हम बेकसूर हैं इसमें। देखिए, मैं किसी भी प्रश्न को मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन क्या सरकार को पता नहीं थी क्या? जब आवेदन दिए कितने के मात्रा में आएंगे, उनकी कार्यक्रम क्या है, उनकी इंटेलिजेंस IB LIB कहाँ थी, और इतनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं, क्या उनको पता नहीं था? रही बात उस आंदोलन में आखिर वो कौन लोग थे? 200-300 लोग नागपुर से आए थे, ये सबसे बड़ा सवाल है। लाठी डंडा, माहौल सुबह से दिन से खराब थी, क्या प्रशासन को भनक नहीं लगा? जो शासन प्रशासन के अधिकारी जो कानून व्यवस्था को बना के रखते हैं, वो अगर पीछे दरवाजे से भाग जाए तो क्या यही सरकार चलेगी? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? देखिए, सिर्फ ये कानून व्यवस्था और ये जो इतनी बड़ी घटनाएं घटी, इसके लिए पूरी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अपनी सरकार को बचाने के लिए, अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए
ये निर्दोष लोगों पर एफआईआर, उनको गिरफ्तारी, कांग्रेसियों को अरेस्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे, लेकिन इससे आपकी सच्चाई इससे दबने वाली नहीं है, पूरी तरह से सरकार की फेट वाली। एक अंतिम सवाल हमारा जो है नक्सलिज्म से जुड़ा हुआ है। नक्सल समस्या को लेकर दोनों ही सरकार की स्ट्रेटेजी में बड़ा फर्क है, केंद्र और राज्य सरकार की। भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट के होम मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि हम बातचीत का रास्ता खुला रखेंगे, और जो सेंटर के मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि हमने कितना जो है सफाया किया। देखिए, मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ, फिर भी कह रहा हूँ, इस नीति पे केंद्र और राज्य सरकार का स्टैंड क्लियर नहीं है। पहले ये दोनों अपना स्टैंड क्लियर कर ले, फिर इस नीति पे आगे बढ़े। आपके पास नक्सल नीति क्लियर नहीं है और आप कहते हैं सरेंडर नीति पे बात करते हैं। पहले नक्सल नीति पे बात करिए, फिर सरेंडर नीति पे बात करिए। इसलिए गृह मंत्री खुद कंफ्यूज है और मुख्यमंत्री खुद कंफ्यूज है, पूरी सरकार कंफ्यूज है। पहले केंद्र और राज्य सरकार आपस में ये कंफ्यूजन दूर कर ले, फिर उसके बाद आगे बढ़ ले। क्या फर्क है अर्बन नक्सली और बस्तर नक्सली में? देखिए, ये कोई फर्क की बात नहीं है, लेकिन हम लोग शांति चाहते हैं। हम लोग शांति चाहते हैं, बस्तर की जनता शांति चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आदिवासियों को दहशत फैलाने का, डराने का, निर्दोष लोगों को मारने का काम कर रही है। अर्बन नक्सलियों पे सरकार का फोकस है या नहीं? देखिए, ये तो मैंने कहा ना कि चाहे वो उस नक्सली पे, अर्बन नक्सली पे, सरकार पूरी तरह से इस मामले में पूरी तरह से फेल है। तो आप तो दीपक भाई, जिन्होंने कहा कि अर्बन नक्सली और जो कोर नक्सली उनके बीच का फर्क जो है मौजूदा बीजेपी सरकार नहीं समझती। साथ ही हार की समीक्षा करने के बाद ये जरूर कहा है उन्होंने कि बड़े बदलाव की जो है दरकार है और वो बदलाव जल्द ही देखने को मिलेंगे। इस बात को लेकर कांग्रेस के नेता भी काफी उत्साहित हैं। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष रंग, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।